मैं एक मजेदार रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगी, कोई दबाव नहीं है। सबसे ज्यादा ओवररेटेड राजनीतिक नारा कौन सा है? नदी से समंदर तक। बिल्कुल सही। एक ऐसा इंसान जिसे आप कभी भी अपने शो की पहली कतार में नहीं देखना चाहेंगी। शायद कोई कैरन। मैंने ब्रिटेन में लोगों से यहाँ तक कि मंच पर भी कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं शायद ईरान वापस चला जाऊंगा, क्योंकि वहां अब यूके से भी कम मुसलमान बचे हैं। मुझे गर्व है कि हमारे कॉड इंटरव्यू में हमारे साथ कॉमेडियन निकोलस डेसेंटिस है, जो यहाँ कॉमेडी फॉर कोबे के साथ एक कॉमेडी टूर पर आए हैं। स्वागत है निक। धन्यवाद फ्लोर, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। आपका यहाँ होना शानदार है। और मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि इस बार और पिछली बार में क्या फर्क है, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में जो पागलपन 7 अक्टूबर से शुरू हुआ और जो विरोध प्रदर्शन हमने यूके में देखे हैं, आप वाकई में समझदारी की पक्षधर और फिलिस्तीन समर्थक खेमे के उन सिरफिरों के खिलाफ एक हास्य नायिका बनकर उभरी हैं। क्या इस बार यहाँ आना अलग था आपके लिए? अब लोग मुझे पहचानने लगे, इसलिए ये अलग है। सही है, बिल्कुल। ये बहुत सम्मानजनक है, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा कॉमेडियन नहीं हूँ। अच्छा, आप इजराइल में हैं? हाँ, कुछ हद तक। अलग अलग लोग मुझे अभी पहचाना गया क्योंकि ऑफिस का साइन बोर्ड साफ नहीं था। मैं मदद और रास्ता पूछ रहा था। मेरी मुलाकात डैनियल से हुई, जो मुझे YouTube वीडियो से जानते थे। तो देखिए, यही बात है। मैं फ्लोर ढूंढते हुए उनके ऑफिस गया। उन्होंने कहा नहीं मिले तो 5वीं मंजिल आ जाना। वहाँ वो, उनके पापा और एक साथी मेरे वीडियो में से एक देख रहे थे। नहीं। हम YouTube पर मेरे वीडियो में से एक देख रहे थे। सही है। ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि आपको यरूशलेम में खो जाने का अच्छा अनुभव मिला। बिल्कुल। तो बताइए, आपने अपना करियर एक पत्रकार के रूप में शुरू किया था। सही है। अब आप कॉमेडियन हैं, देखती हैं क्या चल रहा है। क्या आप उस बदलाव के बारे में बता सकती हैं? क्या अब सिर्फ कॉमेडियन ही खुलकर सोच और बोल सकते हैं? मुझे लगता है वही है। एक कॉमिक के रूप में अगर आप यूके से हैं तो आप बहुत जोखिम उठाते हैं। मुझे नहीं पता आपने कितना फॉलो किया है। जाहिर है आपका यूके से गहरा जुड़ाव है। तो मैं एक पत्रकार बन गया। वो हमेशा से मेरा सपना था। जब आप स्कूल या हाई स्कूल में होते हैं, अगर आप लिखने में अच्छे हैं और दुनिया या भूगोल में दिलचस्पी रखते हैं, और मेरी खुद की भी अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि है, तो शायद ये हमेशा मेरे लिए तय ही था। और मैंने बीबीसी ज्वाइन किया। मैंने 2009 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के हिस्से बीबीसी की पर्शियन टेलीविज़न ज्वाइन की। ईरान में हाई स्कूल के छात्र रहते हुए मैं बीबीसी वर्ल्ड, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो इजराइल जैसे विदेशी प्रसारण सुनता था, ताकि वैकल्पिक खबरें मिल सकें। मीडिया, खासकर ईरान में, पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, जैसे रेडियो और टेलीविज़न। बीबीसी ज्वाइन करना मेरे लिए बड़ा कदम था और मुझे घर जैसा महसूस हुआ। ये मेरी उम्मीदों पर खरा उतरता है, जैसा मैंने सोचा था। रचनात्मकता की मेरी इच्छा। हाँ। लेकिन बेशक बाद में मैंने सीखा कि मीडिया, खासकर पारंपरिक मीडिया, एक ही नैरेटिव की ओर झुका हुआ है। वामपंथी, जागरूक, वैश्विकवादी। क्या आपने खुद अनुभव किया? बिल्कुल। ये कैसे प्रकट हुआ और किस मोड़ पर आपने कहा कि ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था कि होगा? मुझे लगता है कि ये काफी जल्दी हुआ, धीरे धीरे, लेकिन काफी जल्दी। मैं बीबीसी पर्शियन न्यूज रूम में और साथ ही अंग्रेजी चैनल बीबीसी वर्ल्ड टीवी में भी काम करता था। और जैसा कि मैंने कहा, मैं 2009 में जुड़ा था, लेकिन 2016 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ब्रेग्जिट जनमत संग्रह हुआ था। बिल्कुल सही। फिर ट्रम्प जीत गए। वहां एक बड़ी झगड़ा हुआ, अगर आप चाहें तो, जलवायु परिवर्तन को लेकर, पेरिस सम्मेलन में। मुझे लगता है वो 2015 था। और एलजीबीटी विचारधारा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आप जानते हैं, पागलपन की हद तक और बहुत ज्यादा तेज और ज्यादा विवादास्पद हो गए, है ना? और जाहिर है, अगर आप हर दिन न्यूज रूम में काम करते हैं तो आपके पास खबरों का एजेंडा होता है। यहाँ आप उस तथाकथित सार्वजनिक प्रसारक के लिए काम कर रहे हैं जो खुद को निष्पक्ष और सभी के लिए बताता है। हर किसी को नौकरी देना, क्योंकि सभी यूके में लाइसेंस शुल्क के माध्यम से भुगतान करते हैं। हाँ। लेकिन असलियत में एक एजेंडा है, और इन संगठनों के लिए काम करने वाले लोगों में से भारी बहुमत
अधिकांश हद तक वामपंथी झुकाव रखते हैं, कई बार बेहद ज्यादा। जब हम ये कहानियां कवर कर रहे थे मुझे लगा मैं सहज नहीं हूं, क्योंकि ना तो रचनात्मक हो सकते हैं ना ही सच फैला सकते हैं। अगर एजेंडा सिर्फ ट्रंप को बुरा, ब्रेक्सिट को गलत और बड़े पैमाने पर आप्रवासन व इस्लाम को अच्छा बताना है, और बाद में हम गाजा और 7 अक्टूबर तक पहुंचे। आप कह रही हैं कि अलग राय के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, ये हमेशा स्थिति पर निर्भर करता है ना। लेकिन अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं, आप जानते हैं, अगर नाम बनाना है तो झुंड मानसिकता के मुताबिक खुद को ढालना होगा। और मुझे अपने बॉस के साथ बार बार परेशानी होती रही, क्योंकि मुझे याद है कि हम उदाहरण के लिए ट्रंप की इस खबर को कवर कर रहे थे। मैंने कहा ये खबर फारसी में होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में की। मुझे ये निष्पक्ष नहीं लगा और अंत में मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। वो कहते हैं आप बीबीसी और अपने सहकर्मियों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं? सवाल उठाने पर भी आपको परेशानी हुई, यही अपने आप में कहानी है। मेरा मतलब है, मैंने भी करीब 1 साल ईरानी राज्य मीडिया में काम किया था। विडंबना ये थी कि देखना पड़ा, ये लगभग वैसा ही है, एक जैसा, लेकिन कम से कम ईरानी लोग इसके बारे में खुले हैं। आप जानते हैं, वे ये दावा नहीं करते कि वे निष्पक्ष हैं या सच की आवाज हैं या कुछ भी ऐसा। तो इजराइल और गाजा का सवाल बाद में आया। क्या तब भी आप पत्रकार थी? मैंने 2022 में बीबीसी छोड़ दी थी। ठीक है। तो ये ठीक 7 अक्टूबर से पहले की बात थी। हाँ, लेकिन इजरायली फिलिस्तीनी मुद्दे की कवरेज, ये हमेशा खराब ही रही है। हाँ, मुझे याद है मेरी बॉसों से बहस होती थी। जैसे हम बीबीसी पर्शियन थे और मैं कहता था इसे यरूशलम या उरुशालिम कहना चाहिए, जो फारसी शब्द है, और उन्होंने कहा नहीं। हमें इसे अल मकदस कहना चाहिए। और हम कह रहे थे यहाँ तक कि अरब भी इसे बैतुल मकदस नहीं कहते, वे इसे कुद्स कहते हैं, अगर कुछ कहते हैं तो। भगवान। ये बैतुल मुकद्दस वाली बात लंबी और बोलने में मुश्किल है। तो और समझौता ये हुआ कि ठीक है, चलो इसे उरुशालिम हायफन बैतुल मुकद्दस कह लेते हैं। आप जानते हैं, ये लगातार एक संघर्ष था, क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही पक्ष के थे, और ये मूल रूप से एक दुष्चक्र है, क्योंकि फिर वे वैसे ही लोगों को रखते हैं जो उनके जैसे ही विचारधारा से जुड़े होते हैं। और कभी कभी कोई मेरे जैसा व्यक्ति उस जाल से निकल जाता है, लेकिन फिर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मैंने सोचा ठीक है, शायद मैं अपनी रचनात्मकता को कॉमेडी के जरिए व्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, ऐसा लगता है कि ये स्वतंत्र सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आखिरी किला है। अगर ऐसा है तो हाँ, आपके पास अब भी हास्य के तौर पर बचाव हैं। आप कह सकते हैं कि मैं किरदार निभा रहा था, ये सिर्फ मजाक है। लेकिन कभी कभी ये सिर्फ मजाक नहीं होता। अगर ये सिर्फ मजाक है तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं, अगर ये सिर्फ मजाक नहीं है तो क्या? अगर इसके पीछे कोई विचार है तो क्या? और वो भी बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि कॉमेडी सच्चाई से ही मजेदार बनती है। बिल्कुल। लोग इसलिए हंसते हैं क्योंकि वे सच्चाई पहचानते हैं। हाँ, तो मेरा मतलब है, क्या वजह थी कि आपने पत्रकारिता छोड़ दी और कहा ठीक है? क्या आप हमेशा मजाकिया थी? क्या आपको हमेशा कॉमेडी पसंद थी? आपने खुद से कैसे कहा ठीक है, अब मैं स्टैंड अप कॉमेडी में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूँ? क्या ये भी उसी तरह की ऑब्जर्वेशनल सोच से आता है कि मुझे लगता है कुछ स्किल्स ट्रांसफर हो सकती हैं। मेरी कॉमेडी काफी राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय है। ये तब मदद करता है जब मैं इजराइल में इनवाइटेड होता हूँ, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट और करंट अफेयर्स कवर करता हूँ, और साथ ही इजराइल में हर कोई इजरायली है, लेकिन आपके पास अमेरिकन इजरायली, ब्रिटिश, फ्रेंच और कभी कभी ईरानी भी होते हैं। तो यही बात है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना मदद करता है। लेखन, रचनात्मकता और अवलोकन, जिन्हें पत्रकारिता और कॉमेडी दोनों में लागू किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मैं हाई स्कूल में शायद थोड़ा मजाकिया था। फिर से ये ईरान में था। हमारे पास कुछ तरह के छुपे हुए अखबार या जर्नल हुआ करते थे, जिनमें हम अपने शिक्षकों या संस्थाओं का मजाक उड़ाते या व्यंग करते थे। आप जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जबरन प्रार्थनाएं करवाई जाती थी। तो आप पहले ही क्लास के जोकर थे और सबको हंसाते थे, मेरा दोस्त कार्टून बनाने में अच्छा था, है ना? और मैं उसमें टेक्स्ट लिखता था और हम इनकी फोटोकॉपी करवाते थे। वाह, तो आप विद्रोही थे। हाँ, स्कूल। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि वही आत्मविश्वास और लोग हैं अभी भी। मेरे दोस्त अब कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं,
उनमें से कई, जैसा कि आप समझ सकते हैं, कई बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग पूछते हैं, निकोलस का क्या हुआ? क्या किसी के पास उन जर्नल्स की कॉपी है? मुझे लगता है वही शुरुआत थी। लंदन जाके मैंने बहुत कॉमेडी देखी। मेरी पत्नी, तब गर्लफ्रेंड, ने कहा, क्यों ना तुम खुद कोशिश करो। वाह। तो मैंने एक कोर्स किया। मुझे लगता है कि उसे अपनी सलाह का पछतावा हुआ, क्योंकि अब मैं घूमता हूं और वो बच्चों के साथ फंसी रहती है। लेकिन शुरुआत ऐसे ही हुई थी। वाह। और फिर आप जानते हैं, आप कुछ बातें कहती है, क्या दर्शकों ने, क्या आपके पास हमेशा से ऐसा दर्शक वर्ग था जो वोक संस्कृति से तंग आ चुका था और जो बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उनके मन की बात कह दे? या क्या कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ बातें कहते थे और माहौल अजीब हो जाता था और लोग? हमेशा अजीब पल आते हैं, बिल्कुल। ये आपके दर्शकों पर निर्भर करता है और आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह का इवेंट है। और यही तो रोमांच का हिस्सा भी है, क्योंकि आपको अपने दर्शकों के बारे में रिसर्च करनी होती है। बिल्कुल। आप चाहते हैं कि वे अच्छा समय बिताएं। हाँ। कुछ बातें जो मैं या कोई विवादास्पद या राजनीतिक हास्य कलाकार कहता है, वे कभी कभी अप्रत्याशित होती हैं। हाँ। कई बार लोग इन बातों का आनंद तो लेते हैं, लेकिन सहज नहीं होते, क्योंकि ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं है, भले ही वो कॉमेडी हो। ये दिलचस्प स्थिति है। हम हमेशा कॉमेडियनों से बात करते हैं। पिछली रात हम एवी लिबरमैन से बात कर रहे थे, जो यहाँ पे मैं जो कॉमेडी फॉर कोबे टूर कर रहा हूँ उसके होस्ट हैं, और मैं उन्हें मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हाँ, और मुझे इज़राइल में आने में मदद करने के लिए भी धन्यवाद। कभी कभी लाइटिंग और सीटों की व्यवस्था भी फर्क डालती है, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा होने पर लोग हंसने में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या बिना महसूस किए हंस सकते हैं? हाँ। अगर सीटिंग पास है तो हंसी भी फैलती है, इसलिए ये उनकी डेट या पत्नी के साथ होने पर निर्भर करता है। कई बार लोग बाद में आकर कहते हैं, जोक अच्छा था, लेकिन मैं अपनी डेट या पत्नी के साथ था, इसलिए नहीं हंस पाया, माफ कीजिए। मेरे पति कल आपके शो में गए और बोले वहाँ पत्नी पर कई जोक्स थे ठीक है, तो लीजिए, यही बात है। और वो वहाँ मेरे बिना गए थे, तो मुझे लगता है कि वो आजाद थे खुलकर हंसने के लिए। उम्मीद है। वो सच में बहुत हंसे थे। हाँ, वो हंसे थे, सच में हंसे थे। लेकिन निक, क्या तुम्हें लगता है कि इंग्लैंड में ये हालात खास तौर पर बहुत खराब हो गए हैं? मेरा मतलब है, देखो, यहाँ लोग ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार हो रहे हैं और यूके में कई लोग मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ एक पक्ष तक सीमित है। तुम जानती हो, अगर तुम प्रवासियों के खिलाफ कुछ भी कहो तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन तुम विरोध प्रदर्शन में वीकेंड पर यहूदियों को मारो जैसी बातें कह सकते हो। क्या तुम्हें लगता है यूके में ये ज्यादा मुश्किल है? अभी तुम इस मामले में मुश्किल स्थिति में हो, है ना? हाँ, मुझसे ये सवाल यहाँ इज़राइल में शो के बाद अक्सर पूछा जाता है। हाँ। मैं कहता हूँ, किसी को करना है तो मैं मजाक करता हूँ। आखिर मजाक भी सच पर आधारित होते हैं। मैं कहता हूँ, वे अब भी मेरी जातीयता जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप ईरानी हैं। मैं ईरानी हूँ, लेकिन इटली में पैदा हुआ हूँ, तो मैं इटालियन ईरानी हूँ और अब प्राकृतिक रूप से ब्रिटिश नागरिक हूँ। लेकिन अगर मेरा लुक एंग्लो सैक्सन जैसा होता तो शायद मुझे और ज्यादा परेशानी होती। मैं अक्सर मजाक करता हूँ, क्योंकि पत्रकार होने के कारण मैंने कई संयुक्त राष्ट्र सत्र देखे हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सत्र। यही वो जगह है जहाँ ब्रिटेन जैसे देश ईरान को मानवाधिकारों पर उपदेश देते हैं। मैं कहता हूँ, और ये सही भी है। लेकिन मैं कहता हूं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, अगर कोई ईरानी, ब्रिटेन में अगर किसी ईरानी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जेल में डाला जाए या गिरफ्तार किया जाए, तो ईरानी प्रतिनिधिमंडल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या मानवाधिकार परिषद में ब्रिटिश लोगों के साथ खूब मजा आ जाएगा। यहां गिरफ्तारियां हुई हैं। मशहूर कॉमेडियन ग्रैहम लिनहन को शायद पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और ये वैश्विक खबर बनी थी। हाँ। फिर से मैं मजाक करता हूं और कहता हूं, शायद उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उससे सच में मेरा करियर और पब्लिसिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप नहीं जानते, लेकिन ये बहुत ही खराब स्थिति है। वे कहते हैं कि कियर स्टामर ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन असल में यहाँ कई गिरफ्तारियां हुई हैं। वे पिछले दरवाजे से ईश निंदा कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। वे इसे सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा अधिनियम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कार्रवाई की है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में इस गोरे लड़के की भयानक हत्या को लेकर दंगे हो रहे हैं। बेचारा लड़का। ये सच में मेरा दिल तोड़ देता है। जिस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो वही बच्चा था जिसे चाकू मारा गया था, ना कि चाकू मारने वाले। वो खून बहा रहा था। जब वो खून बह रहा था और मर रहा था, वीडियो भी बाहर आ गए। सोचिए, हमारे यहाँ दंगे हो गए और जाहिर है
हमारे प्रधानमंत्री के पास उसके लिए कोई भी सहानुभूति भरे शब्द नहीं है, जैसे साउथपोर्ट के लिए भी नहीं थे। तो इससे आप जानते हैं मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन इससे कॉमेडी और भी जरूरी हो जाती है क्योंकि वामपंथियों ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। हमारे पास बस यही बचा है, यही आखिरी मोर्चा है बस। आखिरी वाला, विश्वविद्यालय, मीडिया, हॉलीवुड। मीडिया और खुद कॉमेडी सर्किट भी। मैं लोगों से कह रहा था इजराइल के थिएटर बहुत खूबसूरत हैं जिनमें हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड में कंजर्वेटिव कॉमिक्स शायद गिनती के या उससे भी कम, जो पहले से ही इतने बड़े हैं कि आप जानते हैं, बड़े बड़े मंचों पर अप्रतिस्थापनीय या अगर आप चाहें तो अनकैंसिलेबल। लेकिन मैं मजाक कर रहा था। हम पब के बेसमेंट में भी परफॉर्म करते हैं, जर्जर हो चुके पोस्ट इंडस्ट्रियल वेयरहाउस में भी, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, वेन्यूज में, कम्युनिटी हॉल में, ऐसे जगहों पर जो आम रास्ते से हटकर हैं। क्योंकि मुख्य धारा के कॉमेडी क्लब या तो हमें परफॉर्म करने की इजाजत नहीं देते, या जैसे ही उन्हें कोई गुस्से वाला ईमेल या फोन कॉल मिलता है वे हमें तुरंत कैंसिल कर देते हैं। तो इंग्लैंड में मेरे ऐसे शो हुए हैं जहां वेन्यू सीक्रेट रखा जाता है और कस्टमर्स को उसी दिन ईमेल भेजा जाता है ताकि कैंसिल होने का रिस्क कम किया जा सके। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए कॉमेडी और जरूरी हो जाती है। और आपके पिछले सवाल पर वापस आते हुए, कुछ लोग कहते हैं वाह ये कितना ताजगी भरा है, क्योंकि सब कुछ बहुत उबाऊ और एक जैसा हो गया है। हर कोई मंच पर जाता है और सुपरमार्केट के सेल्फ चेकआउट, टिंडर और ट्रम्प के बारे में बात करता है। और मेरा मतलब है मैं ट्रम्प पर थोड़ी अच्छी हंसी मजाक के लिए भी तैयार हूँ, बिल्कुल। लेकिन वही पुराने चुटकुले और आसान मजाक, कैथोलिक चर्च, पादरी, सच में, और आप इसे पंचिंग अप कहते हैं। किसी को भी कभी कैथोलिक पादरियों या पोप या ट्रम्प पर मजाक करने के लिए मुश्किल में नहीं डाला गया। तो वे खुद को आप जानते हैं द रिबल्स कहते हैं, और क्या कहते हैं, व्यवस्था विरोधी कॉमेडियन। लेकिन वे किसी की भी उम्मीदों को नहीं बदल रहे हैं, वे बस सत्ता प्रतिष्ठान की वही बातें दोहरा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, जेंडर पे गैप, एलजीबीटी, गाजा, इमिग्रेशन अच्छा है, कंजर्वेटिव्स बुरे हैं, आप जो चाहें सब वही। तो यही वजह है कि एक ऐसी राजनीतिक कॉमेडी जो मुख्य धारा और समूह की सोच से अलग हो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन आप ईरानी भी हैं, जिसका मतलब है कि आपने और आपके परिवार ने, मेरा मानना है, किसी समय ईरान से भागना पड़ा क्योंकि आप वहाँ बचपन में पले बढ़े। आपने देखा कि इस्लामीकरण या राजनीतिक इस्लाम कितना जहरीला हो सकता है। इसका असर आपके सभी दोस्तों पर पड़ा। अब वे सब देश से बाहर है। अब भी आप जानती हैं, लोग रोजाना परेशान हो रहे हैं, हर दिन मारे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप चीजों को और साफ देख पाती है। क्या आप यूके में इस्लामीकरण को लेकर चिंतित हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक असली समस्या है या फिर ये अभी इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि इसे बदला न जा सके? हाँ, मैं चिंतित हूँ। ईरान से भागे लोगों के लिए ये फिर वही डरावना अनुभव है ना, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा है जिसे ईरान के दिवंगत शाह ने प्रतिक्रियावादी लाल और काली ताकतें कहा था, जिसमें काला इस्लामवादियों के लिए था और लाल कम्युनिस्टों के लिए। और ये अपवित्र गठबंधन जिसने 1979 में जो किया वो किया, और ये सबकी आंखों के सामने है अभी, और ये परिदृश्य दोहराया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे लेफ्टिस्ट, वोक और करेन यानी मिडिल क्लास की गोरी महिलाएं विडंबना है कि इस्लाम के साथ मिली हुई हैं और उससे मोहित हैं। हमें पता है कि इसका कारण क्या है, लेकिन शायद नहीं, चलिए उस तरफ नहीं जाते। लेकिन हमारे लिए हम सोचते रुको जरा, हमने तो मजाक में भी इस पे बात की थी। मैंने ब्रिटेन में लोगों से, यहाँ तक कि मंच से भी, खासकर पिछले साल की जंग और इस साल की जंग के बाद, कहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद ईरान वापस जाऊं, क्योंकि अब वहां यूके से भी कम मुसलमान हैं। तो मुझे लगता है कि अब कुछ करने का समय आ गया है। मुझे नहीं पता कि हम देर कर चुके हैं या नहीं, लेकिन हमें कदम उठाने की जरूरत है, और हमें निर्णायक रूप से कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि जैसा मेरे अच्छे दोस्त निक डिक्सन ने कहा, वो बोले हाँ तुम ईरान जा सकते हो, लेकिन हमारे पास सिर्फ इंग्लैंड है और कोई जगह नहीं। अभी जो हो रहा है उससे यहूदी लोग ऐसे ही महसूस कर रहे हैं। यूके में यहूदी विरोधी भावना का बढ़ना चौंकाने वाला है। हर हफ्ते नया हमला होता है। कीव स्टार्मर सिर्फ अफसोस जताते हैं, असली कार्रवाई नहीं होती।
बस यहूदियों को पिंजरे में डालना, क्या यही समाधान है? क्या यही पेश किए जा रहे हैं? और जैसा कि मैं कह रहा था, हम इज़राइल का दौरा कर रहे थे। हम यरूशलेम, तेल अवीव में ठहरे थे, लेकिन हम अलग-अलग जगहों पर भी गए। मेरे इज़राइली या यहूदी दोस्त बता रहे थे कि कुछ इलाकों में अब ब्रिटिश या फ्रेंच लहजे की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं, क्योंकि लोग वहाँ बस रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इससे मुझे गोल्डा मेयर के एक उद्धरण की याद आ जाती है, जब उनसे पूछा गया था कि इज़राइली सेना का वो कौन-सा गुप्त हथियार है, जिसकी वजह से वे युद्धों में लगातार सफल रहे। उन्होंने कहा, हमारे पास और कोई जगह नहीं, हम वापस भी नहीं जा सकते। यही हाल अधिकतर पश्चिमी यूरोप वासियों का है, क्योंकि उनके पास ईरानी पासपोर्ट नहीं है, या हर कोई प्रतिज्ञात भूमि या अर्जेंटीना वापस नहीं जा सकता। यूरोप अनमोल है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप सोचेंगे कि वे और कड़ी लड़ाई लड़ रहे होंगे। आप ऐसा ही सोचेंगे ना। ट्रंप वाकई एक प्रेरणा थे। अब हम देखेंगे, क्योंकि दुख की बात है, एक के बाद एक घोटाले के बावजूद इस लेबर सरकार और कीर स्टारमर पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी बहुमत है, जो सत्ता में कंजर्वेटिव्स के खराब रिकॉर्ड की वजह से है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उनके पास बड़ा बहुमत है और उन पर घोटालों का असर पड़ा है। आप जानते हैं, साउथपोर्ट, अब हेनरी नोवाक, मंडेलसन, एप्स्टीन फाइल्स, यहूदी विरोधी, महंगाई, आप जो भी नाम लें, और वो अभी भी वही हैं। लेकिन अगली बार, अगले आम चुनाव में, जो दुर्भाग्य से अभी कुछ साल दूर है, हम देखेंगे क्या होता है। समस्या ये है कि जीतने के बाद भी, जैसे इटली में जॉर्जिया मेलोनी और यूरोप में गीट वाइल्डर्स हमारे पास हैं, कई बार आप जीतते हैं, लेकिन तब भी वैश्विक ताकतें, यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोप का सेंट्रल बैंक विरोध करते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, लगातार प्रचार करना पड़ता है। शायद यही कॉमेडी मदद करती है। मैं कॉमेडी करता हूँ, आप पॉडकास्ट करते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ करता है, अपनी भूमिका निभाता है, और हमें मूल रूप से एक साथ मिलकर प्रयास करना है और यूरोप की रक्षा करनी है। मैं सहमत हूँ, मेरा मतलब है, और मुझे लगता है कि इसमें कॉमेडी बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसा कि आप जानती हैं, कुछ इजरायली कॉमेडियन थे जिन्होंने इजराइल के बारे में इन भयानक गलतफहमियों को बहुत मजेदार तरीके से तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। वे दुनिया भर में घूम घूम कर ये कर रहे हैं और लोग उनका विरोध करते हैं। ये वही कॉमेडियन है जिनका विरोध हो रहा है। वापस जाने पर आपको यहाँ आने के लिए भी आलोचना झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप जानती हैं, मुझे लगता है कि जो काम आप करती हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि कई बार सिर्फ कॉमेडी से ही आप अपनी बात कह सकती हैं। हाँ, इटली में हम कहते हैं पिलोला अमारा, यानी कड़वी गोली। हाँ। तो ये एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि विषय इतना अप्रिय है, ये इतना गंभीर है ना। हाँ। एक मजाक से सब जल्दी हो जाता है, लोग अच्छा महसूस करते हैं। और अब जानते हैं, किताब पढ़ने या खबरें सुनने के बजाय, जो कि बहुत निराशाजनक हो सकता है, लोग जाते हैं, और यही चुनौती भी है, क्योंकि आपको इसे मजेदार बनाए रखना होता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये बिल्कुल वैसा हो जाए। बिल्कुल, इस मायने में ये कैंसल कल्चर का उल्टा है। क्या आप कभी यूनिवर्सिटी कैंपस गई है, या वे आपको अंदर नहीं जाने देते? हाँ, कभी कभी मैं इसके बारे में मजाक करता हूँ, खासकर छात्र जीवन में या शुरुआत में। मैंने यूनिवर्सिटी की कॉमेडी प्रतियोगिताएं की थी। तो कभी कभी जब मैं खुले दिमाग या रूढ़िवादी सोच वाले दर्शकों के सामने परफॉर्म करता हूँ, तो ये मेरा पसंदीदा मजाक होता है। मैं कहता हूँ, गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी लंदन में ये पहले से बेहतर रहा, वहीं जहां मैंने पहली बार अनुभव किया था। नॉन बाइनरी। या फिर वोक, बहुत ही वोक, हाँ बहुत वोक, क्योंकि वो एक आर्ट स्कूल है ना? मुझे लगता है ऐसा ही है। हाँ, वही पहली जगह थी जहां मैं बाथरूम गया और देखा लड़कियां स्टॉल से बाहर आ रही हैं। तब मैंने सोचा, यहाँ क्या हो रहा है। फिर साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लंदन आमतौर पर वामपंथी है, जो मुझे अमेरिका या इजराइल या कहीं बुलाए जाने पर अच्छा लगता है। क्या आपको लगता है कि एक पत्रकार रह चुके होने के नाते हालात बदलने ही होंगे? क्या हालात पलटेंगे? लोग बीबीसी को पैसे देते हैं, ये एक सार्वजनिक प्रसारक है। ट्रंप उन पर मुकदमा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके नाम से गलत बातें कही थी। हाँ। और मेरा मतलब है, क्या ऐसा है? मैं हमेशा खुद से सोचती रहती हूँ निक, चीजें और कितनी बुरी हो सकती हैं इससे पहले कि वे बेहतर हो। क्या तुम्हारे मन में भी कभी ऐसा ख्याल आता है?
खैर, मुझे उम्मीद है कि आप सही कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने छू लिया है, आप जानते हैं। सबसे निचला स्तर। सबसे निचला स्तर। इटली में कहते हैं नॉन चे लिमिटे अल पेगियो, बदतर होने की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम वहीं हैं। और फिर ट्रंप या जावियर मिले या जॉर्जिया मेलोनी जैसे घटनाओं की यही अच्छी बात है। अगर आप चाहें तो वहां प्रेरणा है। और यहाँ तक कि बीबीसी भी संघर्ष कर रही है। उनके पास कुछ वो कॉमेडी शो रहे हैं, उदाहरण के लिए जहां सिटकॉम्स हैं जैसे कि मार्क द वीक। जब मैं ब्रिटेन आया तो मुझे ये शो देखना बहुत पसंद था। मार्क द वीक समसामयिक खबरों पर आधारित कॉमेडी पैनल शो, और मुझे ये बहुत पसंद था। लेकिन सालों के दौरान खासकर ये धीरे धीरे इतना खराब हो गया, लेकिन लगातार अब बीबीसी को उन्हें बंद करना पड़ा क्योंकि हम देख नहीं रहे थे। चैनल। मुझे नहीं पता, अलग रवैये के साथ उम्मीद है ऐसा ही हो। पर और सिटकॉम भी हमेशा डीईआई, अब जानती है एक समलैंगिक महिला है जिसकी शायद एक टांग है या एक टांग है, और साथ ही डिप्रेशन की समस्या भी है। ठीक है, और फिर पहला सीजन वे करते हैं और फिर अगला सीजन रद्द कर दिया गया क्योंकि बाजार उसे नहीं चाहता। ये भी निर्भर करता है कि सरकार कौन सी सत्ता में है, क्योंकि सरकार उसे रोकना चाहती है। विचार था कि आप निष्पक्ष खबर देना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी असफल हैं। लेकिन ब्रेन वॉशिंग और विचारधारा थोपने वाला मनोरंजन निजी चैनल कर रहे हैं, इसलिए उसे बाजार पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। आपको बच्चों को इस तरह की कॉमेडी या किसी भी शो के जरिए विचारधारा थोपने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब आप YouTube पे है, आपकी वीडियो दुनिया भर में लाखों करोड़ों बार देखी जाती है। आप YouTube सनसनी है। दूसरे शब्दों में, अब आपको उस कॉमेडी क्लब की जरूरत सिर्फ शारीरिक कॉमेडी के लिए है। बाकी आप कहीं भी लोगों से बात कर सकती हैं। फिर भी बुलाया जाना अच्छा लगता है, जाहिर है। लेकिन भगवान का शुक्र है यूट्यूब के लिए। मैं एल से उड़ रहा था, मेरी पहली कंपनी, मेरी पहली एयरलाइन रद्द कर दिया। उसने अभी अभी रद्द कर दिया। फिर रवि ने कहा एल बुक करो, वे सख्त हैं। एल ने कर दिया। भगवान का शुक्र है, ये गैंज नहीं। एल में एक और सुरक्षा स्तर है, तो मैं जा रहा था। तो वो कैसा था? अच्छा था, क्योंकि वो आपको पहचानते हैं। हाँ, ये सुपरवाइजर है। पहले एक लड़की ने मुझसे हिब्रू में बात की। मैंने कहा मैं हिब्रू नहीं बोलता। उसने कहा उस लड़की के पास जाओ। वो लड़की हैरान थी, आप कॉमेडी शो के लिए जा रहे हैं? वो क्या है? मैंने उसे वो फ्लायर दिखाया जिस पर मेरा चेहरा था और सब कुछ, और उसने सुपरवाइजर को बुलाया। सुपरवाइजर ने मुझे यूट्यूब पर देखा था। शानदार। हाँ, ये प्रैक्टिकल नजरिया था, पर मेरे अहंकार को भी बढ़ावा मिला, पहचान मिली, तो सब आसान हो गया। तो YouTube या नया मीडिया आपको इन स्वयंभू खुद को सही मानने वालों को बाईपास करने में मदद करता है। हाँ, मजाक और कॉमेडी के गेटकीपर्स, क्योंकि अगर हमारे पास YouTube या Instagram नहीं होता, जब आप शो करते हैं, क्लब में सिर्फ 30 लोग होते हैं, बस वही है। और आप वो भी नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ एक प्रमोटर होता है जो शायद वोक है या फिर बहुत सतर्क है कि कोई कुछ ऐसा ना कह दे जिससे लंदन की भीड़ नाराज हो जाए। और टीवी प्रोड्यूसर्स के लिए भी यही बात है। लेकिन अब हमारे पास ऐसे कॉमेडियन हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा सफल हैं, जिन्होंने यूट्यूब की मदद से अपनी खुद की ऑडियंस बनाई और फिर टूरिंग शुरू की। तो अब उन्हें इन सच्चाई या हास्य के गेटकीपर्स की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि नए मीडिया से मीडिया का लोकतंत्रीकरण अच्छा और बुरा दोनों रहा है। ये अच्छा रहा है क्योंकि आप जैसे लोग उन वोक एलीट की पकड़ से बाहर आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लोगों को अलग अलग समूहों में बांट देता है। और आप जानती है, इसका एक कारण ये भी है कि हर कोई इजराइल से नफरत करता है। हम दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि असल में सोशल मीडिया पर कुछ बहुत ही चालाक लोग काबिज हो गए हैं जिनका मकसद सिर्फ इजराइल की वैधता को नकारना है। तो ये एक तरह से ज्यादा बराबरी का मैदान। ये थोड़ा, तो मैं ये कहानी दो हास्य कलाकारों के साथ कर रहा हूँ जो अपनी 50 या 60 की उम्र में हैं। वे सोशल मीडिया के जानकार नहीं हैं और उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले दौर में ही अपना नाम बना लिया था और काफी मशहूर हो गए थे। इसके लिए उन्हें श्रेय जाता है। नुकसान ये है, और मैं मानता हूं कि कभी कभी हास्य कलाकार बस सुंदर लड़की होती है। आप जानते हैं, वो एक मॉडल, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर और कॉमेडियन है, और उसके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, और वो किसी भी क्लब में परफॉर्म कर सकती है क्योंकि वो सब जगह हाउसफुल कर देती है। और ये थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन ठीक है, वो अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ, और हम दोनों को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये अच्छी बात है। चाहे इजराइल समर्थक हों, पश्चिम समर्थक हों या गर्भपात विरोधी, सभी को और सक्रिय व मीडिया के प्रति समझदार होना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ।
ठीक है निक, खत्म करने से पहले मैं एक मजेदार रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगी। ठीक है। ठीक है, आप ये कॉमेडियंस के साथ कर सकते हैं, वरना कोई दबाव नहीं है, मुझे पता है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया राजनीतिक नारा। सबसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। नदी से समुंदर तक। बिल्कुल सही। हाँ। बिल्कुल सही। अधिकतर लोग, आप जानते हैं, आपने वो वीडियो देखे होंगे, वे पूछते हैं अच्छा ये कौन सी नदी है, और हम देखते हैं वे बस अच्छे से तुकबंदी कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता। वो बस तुक में अच्छा लगता है। ये सबसे कम आकी गई खूबी है। आज के समय में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दौर में शायद विनम्रता सबसे कम आकी जाती है। हाँ, विनम्रता अच्छा विकल्प है। कोई ऐतिहासिक व्यक्ति जिसे आप इंटरव्यू करना चाहेंगी? एक है, ये इस पर निर्भर करता है कि वो जीवित हैं या नहीं। मैं सिल्वियो बर्लुस्कोनी से बात करना चाहूंगा। वाह, वो एक अलग ही किरदार थे। ये कहने का एक कूटनीतिक तरीका है। हाँ, उनके अपने तरीके थे, आप जानते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। और जब वो उभरे, उस समय मैं यूनिवर्सिटी में एक युवा छात्र था और एक वामपंथी गढ़ में था। हाँ, मैं उनकी एक मीटिंग में गया था, लेकिन हाँ, मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहूंगा। अगर जिंदा लोगों की बात करूं तो शायद मैं बीबी ट्रंप या गेरेट विल्डर्स का इंटरव्यू लेना चाहूंगा। ये अच्छा है। शायद अगली बार हम इसे आयोजित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप कभी भी अपने शो की पहली कतार में बैठा हुआ नहीं देखना चाहेंगी। शायद कोई कैरन। क्या आपके साथ ऐसे हालात हुए हैं? हाँ, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोग बाहर चले गए हों, या चिल्लाए हों, या हुटिंग की हो? मेरे साथ तो अभी अभी नहीं, हाँ, लोग बाहर चले गए थे। हाँ, बाहर जाना, चिल्लाना, हूटिंग करना, ये सब मेरे साथ हो चुका है। समय के साथ आपकी खाल मोटी हो जाती है और आप इससे निपटना सीख जाते हैं। लेकिन फिर भी एल्गोरिदम की वजह से और जैसे जैसे मैं ज्यादा मशहूर होता जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो, हालांकि शायद हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो लोग मुझे देखने आते हैं वो आमतौर पर मुझे पहले से जानते हैं। कल रात यरूशलेम में एक महिला ने मुझसे कहा, मैं मजाक या कुछ उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने तुलना की और अब वो जोक ज्यादा बोल्ड हो गया है। मुझे पता है कौन सा। फिलिस्तीन राज्य की मान्यता। ट्रांस के साथ, सही है। ये ऐसा है जैसे फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देना, वैसे ही जैसे किसी ट्रांस को एक महिला के रूप में मान्यता देना। और फिर मैं पूछता हूँ क्यों, लेकिन लोग इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत मजेदार। धन्यवाद। तो ये महिला आई और बोली, ठीक है, मुझे शो पसंद आया, लेकिन वो हिस्सा अच्छा नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं, ट्रांस लोगों के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया। और वैसे मेरे ट्रांस दोस्त उस पे हंसते। बिल्कुल। जब वे इटालियनों या जर्मनों का मजाक उड़ाते हैं, हम तो हमेशा खुद का ही मजाक उड़ाते हैं। इसमें गलत क्या है? लेकिन हाँ, कभी कभी लोग ज्यादा सम्मानजनक होते हैं, लेकिन कभी कभी वे आपकी पता या आपकी नियमित नौकरी के नियोक्ता को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको नौकरी से निकलवा देते हैं। तो प्रतिक्रियाओं के अलग अलग स्तर होते हैं। बिल्कुल। और आखिर में, अगर आप हर राजनेता को एक कॉमेडी स्पेशल देखने के लिए मजबूर कर सकती, तो वो कौन सा होता? एक कॉमेडी स्पेशल, और वो मेरा नहीं है। मेरा मतलब है, मेरा खुद का कोई कॉमेडी स्पेशल अभी तक नहीं है। आपको मिलेगा, आपको जरूर एक मिलेगा। मैं उससे अपना पसंदीदा कॉमिक मानता हूँ, और कभी कभी ये बहुत बड़ी तारीफ होती है जब लोग YouTube पर मेरी तुलना उससे करते हैं। नॉम मैकडॉनल्ड्स, जो कुछ साल पहले गुजर गए, कनाडाई थे लेकिन अमेरिका में रहते थे। वो ज्यादा राजनीतिक नहीं थे, समझदार, विनम्र, दिखावे में भोले लेकिन असल में होशियार, और साथ ही रूढ़िवादी ईसाई थे। मैं उन्हें सच में बहुत याद करता हूँ और सबको सलाह दूंगा कि देखें। खैर, ये शानदार सिफारिश है। निक, इजराइल आने और हमें हंसाने के लिए धन्यवाद। हमें इसकी जरूरत है। समझदार लोगों को बनाए रखने के लिए भी धन्यवाद। मुझे बुलाने और नौकरशाही से उबरने में मदद के लिए धन्यवाद। जब चाहे हम आपको यहाँ ले आएंगे। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। यहाँ इजराइल में आपके साथ रहना खुशी की बात होगी। धन्यवाद निकोलस डी सैंटोस।